बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीयू। ये हमारी दूसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, 9th क्लास कंप्यूटर्स का। तो आइए इसको हम शुरू कर लेते हैं जी। सीपीयू सीपीयू असल में क्या होता है कि सीपीयू, वैसे तो आपको मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर सामने एक आपको स्क्रीन नजर आती है, उसके बाद कीबोर्ड माउस होते हैं और साथ एक डब्बा पड़ा होता है, हम उसको सीपीयू कह देते हैं। हालांकि वो सीपीयू नहीं है। सीपीयू तो आपके पास एक छोटी चिप होती है, एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो उसके अंदर उसके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। लेकिन हम चूंकि सीपीयू एक इतना अहम और इतना वो आप कह लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, कि फिर उसी को लोग क्या कह देते हैं कि यही जो है सीपीयू ही, यानी जो डब्बा पड़ा हुआ है उसी को लोग कहते हैं कि ये सीपीयू। हालांकि सीपीयू उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा यूनिट है। तो जो कोर होता है फिर उसके बारे में ऐसे ही होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसके फिर ऐसे ही होता है, लेकिन वो है नहीं। इंपॉर्टेंट चाहे है, लेकिन वो जो डब्बा पड़ा हुआ है वो केस है उसका, और जो सीपीयू है उसका पार्ट है, कंपोनेंट है। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देखिए इसको, मैं यहाँ से इसको रीड करता चला जाऊंगा, आप इसको देखते जाइएगा, समझते जाइएगा साथ साथ। सीपीयू, सबसे पहले हम स्टैंडिंग फॉर्म बताते हैं कि सीपीयू स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी कंपोनेंट्स से क्या मुराद है कि ये एक अहम बुनियादी कंपोनेंट है उसका, दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू इज हाउस्ड इन अ चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, असल में ये एक चिप है जिसके अंदर सीपीयू होता है। समझ लगे? यानी बाज़ हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीपीयू है। सीपीयू इज प्लग्ड ओवर द मदर बोर्ड। प्लग्ड ओवर का मतलब है यानी उसके ऊपर लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा हुआ है? मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। इंटेल एंड एएमडी, ये आपने सुनी होगी, ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इनका नाम है एएमडी का। तो इसमें आप देखो कि इंटेल एंड एएमडी आर द टू मोस्ट पॉपुलर सीपीयू मैन्युफैक्चरर फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स एंड सर्वर्स। ठीक हो गया? ये जो इंटेल और एएमडी हैं, ये दो मैन्युफैक्चरर्स हैं। एएमडी क्या है और इंटेल क्या है? ये दो कंपनीज हैं जो कि सीपीयू मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चर है ज्यादातर ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर्स वगैरह के जो होते हैं सीपीयू, वो ये बनाते हैं। वाइल एप्पल, एनवीडिया, एनवीडिया का भी आपने ग्राफिक्स में सुना होगा, जो गेमर्स वगैरह हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा इनको पता होगा कि इसके ग्राफिक आर्ट बहुत ज्यादा मशहूर है। एनवीडिया के, एएमडी के भी हैं। जैसे आप ज्यादातर जो है डेल के जो आप लैपटॉप्स वगैरह लेते हैं, जो कि जैसे कि आप कह लें कि इंस्पिरॉन जो 5000 सीरीज है डेल की, या इससे ऊपर की 8th जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर ज्यादातर के अंदर एएमडी सपोर्टर होता है। रेडियन ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर जो होता है वो लगा होता है। एक तो होता है ना ग्राफिक्स कार्ड, तो वैसे हर कंप्यूटर के अंदर ही होता है, लेकिन एक वो होता है कि जो उसके अंदर पहले से ही शुरू से जब आप कंप्यूटर आया था उसके अंदर एक लगा हुआ आता है, जिसे कहते हैं कि जो बिल्ट इन होता है, जो पहले से ही है। एक आपको एडिशनली उसके अंदर लगवाना पड़ता है, तो वो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो होता है वो रेडियंस वगैरह के जो ग्राफिक्स कार्ड है वो इस सारे एएमडी बेस होते हैं। तो एनवीडिया ये जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर है, तो वो कहता है कि एप्पल, एनवीडिया एंड क्वालकॉम जो है, ये बिग स्मार्टफोन्स एंड द टैबलेट सीपीयू मेकर्स हैं। यानी एप्पल और एनवीडिया जो है और ये जो क्वालकॉम है, ये स्मार्टफोन्स के, टैबलेट के सीपीयू मेकर्स जो है, सीपीयू मेकर्स हैं। इसके टैबलेट और स्मार्टफोन्स के अंदर ये जो सीपीयू है, जो आ रहा है, सीपीयू आ रहा है, उसको ज्यादातर एप्पल, एनवीडिया और क्वालकॉम मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली आपने देखा होगा कि ये इसका लगा होता है इसके अंदर सीपीयू। तो सीपीयू तो हर एक के अंदर ही आ रहा है ना। तो ये क्वालकॉम, एनवीडिया और एप्पल जो होते हैं, ये स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स वगैरह के अंदर जो सीपीयू आ रहे हैं, उनको ये ज्यादातर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। स्पीड ऑफ द सीपीयू इज नोन एज अ क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड को सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज क्लॉक स्पीड, या डिफाइन क्लॉक स्पीड, या व्हाट इज क्लॉक स्पीड। तो आप कहेंगे कि स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड and that is denoted, yeah, that is represented by a term that's called clock speed। कितनी होती है? तो clock speed is usually measured in gigahertz के अंदर इसको मेजर किया जाता है। और ये सीपीयू जब आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर वो लिखा होता है 2.5 है, ये 2.3 है, 2.2 है, 2.1 है, 3.1 है, 3.2 है, ये स्पीड होती है उसकी। तो क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज द नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस इन अ सेकंड। यानी एक सेकंड में ये कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है उसको प्रोसेस कर सकता है, ये इसकी क्लॉक स्पीड कहलाती है। और यहाँ पे हम बात पहले मिप्स की बात कर चुके हैं उसके अंदर। मिप्स आपको याद होगा, ठीक है, कि ये मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मिप्स, यानी जो ज्यादातर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ये होते हैं, इनके मिप्स के अंदर जो होती है वो मेजर की जाती है। और जो सुपर कंप्यूटर उसके अंदर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हम नहीं देखते, उसके अंदर देखा जाता है फ्लॉप्स। ठीक है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट
जो आपके पास उसकी प्रोसेसिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग जो होती है, वो इसके अंदर देखी जाती है। 1 सेकंड के अंदर कितने फ्लोटिंग पॉइंट्स जो वो प्रोसेसेस हैं उसको वो कंप्लीट करता है। जो हमने पीछे वीडियो हिस्ट्री जो ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर इसको डिस्कस किया था, तो ज़्यादातर जो आपके पास आम कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप हो गए, इनकी मिप्स में होती है कि कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 1 सेकंड में ये प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CPU हैज़ अ क्लॉक स्पीड ऑफ 1 हर्ट्ज। फॉर एग्जाम्पल 1 हर्ट्ज इसकी स्पीड है, तो इफ इट कैन प्रोसेस 1 पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन एवरी सेकेंड, तो CPU with clock speed of 3.0 gigahertz can process 3 billion instructions each second। जो 3.0 है गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब है कि ये 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में कर सकता है। सम डिवाइसेस यूज अ सिंगल कोर प्रोसेसर व्हाइल द अदर्स जो है वो मे हैव अ डुअल कोर एंड क्वाड कोर वगैरह जो आपने नाम सुने होंगे। डुअल कोर प्रोसेसर मींस अ CPU कैन मैनेज द 2 इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली। सम CPU कैन virtualize 2 cores for every 1 physical core that is available, a technique known as a hyperthreading। hyperthreading यानी एक तो है ना कि 2 कोर लगी हुई है, 2 फिजिकल कोर है, एक हो गया। एक हाइपरथ्रेडिंग होती है कि कोर एक ही लगी होती है, लेकिन उसको ये कहा जाता है कि भाई तू 2 के बराबर है। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं होते, आप इंसान वही होते हो, लेकिन जब आप घर में बैठे होते हो उदास दुखी आत्मा बने होते हैं, तो जब आप उनकी कोई सेमिनार अटेंड कर लेते हो या उनकी आपकी बात सुन लेते हो तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो। अच्छा, आपके अंदर दिल एक ही तब भी एक ही रहता है, गुर्दे तब भी आपके अंदर 2 रहते हैं, लंग्स आपके अंदर जो पहले 2 हैं वही 2 के 2 रहते हैं, शक्ल आपकी वही रहती है, नाक भी एक ही रहता है, कान भी वही रहते हैं, बंदा भी वही रहता है, लेकिन पता नहीं क्या इसके अंदर आपके अंदर भर जाते हैं, तो आप कहते हैं यस आई कैन डू, ओ बाउंस बैक, यस बाउंस बैक, बाउंस बैक। नो, ये क्या चीज है? ये यही मल्टी थ्रेड, हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, कि ये एक मल्टी थ्रेडिंग, एक या हाइपर थ्रेडिंग जो होती है, हाइपर थ्रेडिंग वैसे कहा जाता है। तो ये एक टेक्निक है कि ये जैसे हम हाइपर थ्रेडिंग वाला काम एक मोटिवेशनल स्पीकर कर रहा होता है, हाइपर थ्रेडिंग, वो सिर्फ उसको कह देता है कि भाई तू 2 के बराबर, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये है तेरे अंदर, ये है, उसको इतना एक्साइट। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखी है कि उसको एक्सप्लोर करे तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करता ही नहीं है, उस चीज की तरफ देखता ही नहीं है। वो हमेशा एक कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहा है। उसको लगता है कि मेरे लिए कायनात के अंदर कोई चीज है ही, मैं बेकार पैदा हूँ, अल्लाह माफ करे। हालांकि अल्लाह ताला ने दुनिया, आसमान, जमीन और जहान के अंदर जो चीज बनाई है, हद तक एक मक्खी, तो उसको भी बेकार उसने पैदा नहीं किया। तो एक बड़ा इंसान जिसको उसने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया और फिर यहाँ जमीन पर उसको अपना नायब व खलीफा बनाया है, तो वो कैसे एक बेकार चीज हो सकता है? बहुत अहम चीज है, लेकिन वो उस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं करता है। तो ये जो हाइपर थ्रेडिंग है, ये एक ऐसा एहसास है जो कंप्यूटर को दिलाया जाता है, ये उसका मोटिवेशन है। उसका मोटिवेशनल लेवल ही इतना ज्यादा कर दिया जाता है कि फिर वो फटाक 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 काम करता फिरता है। ये कोर एक ही होगी, लेकिन उसको हाइपर थ्रेडिंग के जरिए से उसको ये कहा जाए, दिखाई हो जाएगी। ये कुरान हकीम के अंदर मेरा ख्याल है सूरह अनफाल या सूरह अहज़ाब, मुझे पता नहीं है सूरह अनफाल में है या सूरह अहज़ाब के अंदर है, कि अल्लाह ताला जो है उसमें फरमाता है, जो कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं, लेकिन उसका तशरी आप कह लें या उसका मीनिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो ये है कि उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब 2 जमातें, यानी एक तरफ कुफार की और एक तरफ जो है मुसलमानों की सामने आमने हुई, तो उसके अंदर फिर हमने, यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने जो कुफार थे उनको ख्वाब में उनको डबल करके दिखा दिया, कम करके दिखा दिया, यानी वो तादाद में बहुत कम है और तुम लोग बहुत ज्यादा हो। कुफार को इधर ख्वाब में दिखा दिया कि वो जो मुसलमान है वो तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग इतने ताकत है, ये है वो है, उनसे उनका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। अल्लाह पाक ने, करीम बादशाह अल्लाह, उधर मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमानों को ख्वाब में ये दिखा दिया कि वो जो कुफार हैं वो तादाद में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कह गुजरे। इससे उनका मोटिवेशन लेवल ऊपर चला गया। अल्लाह ताला ने किया क्या? दोनों का मोटिवेशन लेवल ऊपर ले गया और फिर उनको लड़ाया और फिर हक की जीत हुई और बातिल मिट गया। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि जो हमने करना था ना, जो अल्लाह को मंजूर था, वही होना था और वही हुआ। यानी आप देखो कि इंसानों का एक है कि आप मजा ही नहीं आता ज्यादा में, कि एक इधर से भी लड़ने वाला वो भी बेचारा गया गुजरा, थका हारा हुआ, दूसरा नौजवान वो भी थका, वो एक दो चपड़े मार लें, दूसरा का चाह गया तो एक जो है मुझे मार ले, उसने एक मुझे मार ली, तो चल अब तू मार ले, उसने एक उससे चपड़े मार ले, क्या हो जाए? मजा नहीं। मजा पता है क्या पता है चीज का? जब पूरे दोनों फौजें जोश के अंदर हो ना, फिर लड़ाई का मजा आता है, फिर पता चलता है कि कौन क्या है। आखिरी फतह तो ऑब्वियसली इस्लाम की है, अल्लाह ताला के दीन की है और
पूरी दुनिया के अंदर उसका दीन है, पूरी दुनिया के अंदर इसका इस्लाम है और उसी की आखिरी फतह है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ना कोई दूसरी राय है, हकीकत है। तो ये बात समझने वाली है यहाँ पर कि हाइपर थ्रेडिंग ये भी कोई चीज है कंप्यूटर के अंदर जो यूज होती है। इससे एक ही चीज होगी, उसको डबल करके दिखाया जाएगा, वो जोश खरोश उसका बढ़ जाता है। तो जी, इंटेल हैज डेवलप्ड अ न्यू सीरीज ऑफ द प्रोसेसर्स कॉल्ड कोर i3, i5, i7, ये आपने सुने होंगे। कोर i5 इज बेटर देन कोर i3 इज बेटर देन कोर i5, कोर i3 इज बेटर देन कोर i5 एंड कोर i5 इज बेटर देन, यहाँ होना चाहिए कोर i5 इज बेटर देन कोर i3 एंड कोर i7 इज बेटर देन कोर i5। यानी जो जिसकी कोर ज्यादा है, 7 वाला 5 से बेहतर और 5 वाला 3 से बेहतर, ऑब्वियसली सी बात है। एंड इंटेल कोर i3 प्रोसेसर्स आर डुअल कोर प्रोसेसर, ये डुअल कोर है। इंटेल जो कोर i3 प्रोसेसर्स हैं ये डुअल कोर है प्रोसेसर्स हैं, वाइल i5 और i7 जो चिप्स हैं और क्वाड कोर, ये क्वाड कोर है। डुअल कोर और क्वाड कोर कब, ये नहीं, डुअल कोर क्वाड कोर और है, और i3, i5 और i7 जो सीरीज है ये और चीज है। कोर i5 एंड i7 आल्सो प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ द टर्बो बूस्ट, ये टर्बो बूस्ट भी है। टर्बो बूस्ट क्या होता है? टर्बो बूस्ट ये होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई जिसके अंदर उसको जो ना वो अपने आप को एक्टिवेट करना होता है उस सिचुएशन से निपटने के लिए। टर्बो बूस्ट ये होता है कि जैसे आप यूँ कह लो कि आप सुकून से बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता वहां पे आग लग जाती है, आपको वहां से निकलना होता है, तो अब आप क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो कोई बात नहीं, लग गई है, चलते हैं, कोई नहीं, होता रहता है जिंदगी में। क्या करोगे, आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा एक ऐसा सिस्टम जो आपको उससे अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए आप ऑब्वियसली एक्टिवेट हो जाओगे। यानी आप कोशिश होगी कि अच्छा यार ये एक बच्चा है छोटा, या तो ना खासा ऐसी हालत है, तो आप क्या करोगे, उसको बचाने की कोशिश करोगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। जो पॉसिबल सिचुएशन आपको, आप एक्टिव हो जाओगे, तेजी आ जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हंगामी सिचुएशन के अंदर ऐसी सूरत से निपटने के लिए फिर एक अल्लाह ताला का निज़ाम है। अच्छा देखो कितनी रिलेटेड चीजें हैं, यानी कंप्यूटर बिल्कुल जैसे इंसान काम करता है वैसे मशीन या रोबोट्स वगैरह देखो वैसे काम कर रहे हैं। तो बंदा इसी से अकल कर ले, इसी से ही सीख ले कि अल्लाह ताला जिसने इंसान को पैदा किया उसने क्या सिस्टम रखा है। इसके ऊपर तो कंप्यूटर पर रिसर्च करते 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 लोगों ने सुपर कंप्यूटर बना दिया, ठीक है। और जो इधर सुपरमैन बनाया अल्लाह ताला ने, वो सिर्फ वो एक कार्टून बना के उसने दिखा दिया कि ये एक सुपरमैन है। जो असल सुपरमैन है वो आप लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो इंसान है, जो अल्लाह ताला की तरफ से। सिर्फ सोचने की बात है, सिर्फ ये यकीन करने की बात है कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है इंसान के अंदर। असल सुपरमैन तो ये है, और ये वो कार्टून देख के खुश हो जाता है और दिल में सोच रहे थे काश हम भी उड़ते, जैसे इसने पीछे पहना हुआ है ना, हमारे पीछे भी होता तो हम भी उड़ रहे होते। भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बड़ी परवाजें रखी हैं, बहुत कुछ रखा है, लेकिन जिस दायरे में हम इस वक्त है ना, जब तक हम उस दायरे से नहीं निकलेंगे मुमकिन ही नहीं है कि आप वो परवाज आपको कर लो या वो चीज हासिल कर लो। हजरत इब्राहिम पे जैसे आप लोगों के सामने जो मुस्लिम है उन्होंने सुना हो सकता है गैर मुस्लिम ने किसी ने सुना हो कि नमरूद जो था उसने हजरत इब्राहिम को आग में फेंकने कह रहा था। क्या जब उसने फेंका, बल्कि फेंका क्या, अल्लाह ताला की तरफ हुक्म आया क्या छलांग लगाए, तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में उसके ऊपर भरोसा और यकीन इतना था, हजरत इब्राहिम ने उस आग में छलांग लगा दी, वो गुलजार बन गई थी, फूल बन गए थे। अल्लाह ताला ने महफूज रखा उसको। तो अल्लाह ने इकबाल ने कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवी तमाशाए लबेबाम अभी। अकल जो पीछे खड़ी है ना, जो नाकिस अकलें हैं, वो अभी तक उसके ऊपर हैरानी से देख रही हैं, और जो इश्क था उसने छलांग लगा दी। अच्छा ये देखो यहाँ पे, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, इश्क और अकल बिल्कुल एक ही चीज थी। यहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि इश्क और था अकल और थी, कि अकल परेशान है। उसके अकल ने ही इश्क की पैरवी करते हुए छलांग लगवाई थी। वो जो है ना कि अकल है महवे तमाशाए लबेबाम अभी, कि जो अकल है पीछे वो सोच रही है, वो उनकी अकलें थी जो उधर हैरान खड़े थे, बेवकूफ जो पीछे खड़े हुए थे, वो देखकर हैरान थे। और हजरत इब्राहिम उन्होंने अपनी अकल के मुताबिक, ये नहीं था लोग अक्सर बात करते थे कि इश्क और था, आजकल कहते हैं कि अकल में से कौन सी बात है, ये तो इश्क की बात। खुदा का नाम लो, अकल और इश्क एक ही चीज है। जब इश्क अकल से अलग हो जाता है ना, तो तभी तो बेवकूफी बनती है। चवल किस्म के लोग फिर दुनिया में, कायनात में आपको चलते फिरते नजर आते हैं, जो आशिक बने फिरते हैं, पता नहीं किन किन के आशिक बने फिरते हैं यहाँ पे लोग। तो यही वजह है, क्योंकि अकल से जो इंसान आ रही है, जिसके अंदर अकल नहीं है, जो अपने अकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो फिर ऐसे ही जलील होगा। तो ये जितनी चीजें हैं ये सारी अकल बनी है। अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर अकल के ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी है। हर एक को अकल का जो है वो कहा है कि तुम अकल सलीम रखते हो, सोचो और फिक्र करो।
बस एक गौर व फिक्र के अंदर इश्क है, इसी अकल के साथ इश्क है। तो बस ये इस्लाम के साथ जो लोग इश्क करने वाले हैं, यही हकीकी इश्क है, बाकी सब बेकार है। ड्रामे, फिल्म और व्हाट्सएप पर जो इश्क हो जाता है, ये सब बकवास चीजें हैं। तो आ जाते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस, और ये देखिए कि टर्बो बूस्ट जो हम बात कर रहे थे कि टर्बो बूस्ट क्या होता है। टर्बो बूस्ट आपके पास क्या है कि ये एक हंगामी सिचुएशन में कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा या एक्ट करेगा। टर्बो बूस्ट व्हिच मींस दैट सीपीयू कैन इंक्रीज इट्स स्पीड व्हेनेवर द स्पीड अराइजेस, व्हेनेवर द नीड अराइजेस। जब नीड आपको होती है, एक जरूरत आ गई ना, तो उसमें आप उसको कैसे आप उसको हैंडल करोगे, ये होता है सिचुएशन, हंगामी सूरत, आप इमरजेंसी केस आप देख लें। तो सीपीयू हैज टू मेन पार्ट्स, दो इसके पार्ट्स होते हैं, एक है आलू, आलू मतलब ALU, और एक है CU। ये आलू क्या है, इसको हम लिखते हैं, लो जी ALU। ALU स्टैंड फॉर द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो ALU है ये क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। एंड दिस यूनिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स कॉल्ड AU एंड LU। असल में दो ही हैं, AU एंड LU। AU is the arithmetic unit which performs all types of calculations inside the computer. For the example, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन वगैरह, डिवीजन वगैरह। और LU जो है is the logic unit which performs the logic operations inside the computer। जैसे लॉजिक होता है कि यानी जिसमें आप कंपैरिजन करते हो, यानी अच्छा आप गौर करो, इस सीपीयू को बंदा समझे तो बंदा अपने अकल को भी समझ सकता है। पहले अपने अकल को समझना चाहिए ना, कि इंसान अपने आप को समझेगा तो सारी चीजें होंगी। कि इस कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स बनाए गए, एक है कैलकुलेशंस वाला जो कैलकुलेशन करता है, और एक लॉजिक यूनिट है सीपीयू का जो कंपैरिजन करता है, जो उसको जो फर्क बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कैलकुलेशन वाला और है और कंपैरिजन वाला और है, और लेकिन है ये दोनों एक ही। ठीक हो गया। लॉजिक यूनिट क्या है, जैसे अगर आपसे पूछूं कि आपके पास दो तस्वीरें हैं, ठीक है, और मैं उसमें से पूछता हूँ अच्छा बताओ जी कि जो ये एक A तस्वीर है और एक B तस्वीर है, और मैं आपसे कहता हूँ कि अच्छा बताओ कि इसमें से A तस्वीर बेहतर है या B तस्वीर बेहतर है, ये जानने के लिए मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला होगा, A+B का होल स्क्वायर या A-B का होल स्क्वायर, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। यानी A और B दो तस्वीरें है, उसमें मुझे ये देखना है कि A तस्वीर बेहतर है B से या B तस्वीर बेहतर है, तो A+B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा या A-B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यानी A+B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, और A-B का होल स्क्वायर होता है A² + B² - 2AB। मेरा ख्याल है यही होता है, ये मैथ्स वाले लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो ये अब मैं कहूँ, अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला, क्यों जी। अब कुछ लोग कहेंगे जी पता नहीं, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इसमें फार्मूला लगता है, आज तक किसी ने बताया नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े रिसर्च वाली बात कर रहे हैं। हालांकि कोई फार्मूला नहीं लगना, ना A+ वाला ना A- वाला, क्योंकि ये इस फार्मूले का काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे है कंपैरिजन, यहाँ पे आपके रिलेशंस की बात है, आपको रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट आप करोगे कोई एक प्रॉपर्टी किसी दूसरी प्रॉपर्टी के साथ, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे जिनको हम कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये वाले। ये ऑपरेटर्स आप यूज करते हुए कंपेयर करते हो उसको, कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर किया तो पता, अच्छा चलिए हमने आपने कलर कंपेयर कर लिया, अच्छा यार इसका जो कलर है ना वो जरा शार्प है, इसका कलर जरा डल्स है, तो इसका मतलब कलर वाइज ये ठीक है। ये कंपैरिजन को फार्मूला नहीं, कंपैरिजन है। फिर आप लोग अच्छा बैकग्राउंड की बात करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है ना वो जरा बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ज़रा मजा नहीं आ रहा है, तो ये आपने कंपैरिजन किया, तो ये लेस देन, ग्रेटर देन करके इक्वल टू, और ये जो है ना इसका, यानी जो इसकी हाइट आप कह लें तो इसकी और इसकी बिल्कुल बराबर है, ये बेहतरीन है, ये दोनों भी सही है। तो इस तरह क्या करके आप क्या कर रहे हो, ये आपकी लॉजिक आपको बता रही है। जैसे आपको रोड क्रॉस करना है, तो अब दूर से कार आ रही है और अब वो कुछ फासले पर है, जैसे ही वो नजदीक आएगी तो ऑब्वियसली तब आपको रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए। यानी वो बिल्कुल नजदीक आ रही है कि वैसे आप क्रॉस करो और इधर से वो भी पहुंच जाए, मेरा ख्याल तब क्रॉस कर लेनी चाहिए, है ना। दिमाग नहीं ना मानता कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है कि रोड तब क्रॉस करनी चाहिए जब दोनों तरफ देख लो, आगे पीछे देख लो, और उस वक्त आप देखो कि जब कार दूर है और आपको लगता है कि हाँ आप स्कूल से भी मूव कर सकते, थोड़ी तेजी के साथ मूव कर सकते हो, तब अकल तो यही कहती है। बाकी बेवकूफ़ कहेगा कोई नहीं, इश्क है, जान दे। जिसका अकल नहीं है ना फिर इश्क भी गलत ही तरीके से करते हैं। हालांकि इश्क अकल के मुताबिक किया जाए तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है ना। तो अकल ये कहेगी, आपकी लॉजिक यूनिट ये कहेगा कि भाई अब टाइम है, अब आप उसको क्रॉस कर लेना चाहिए, अब आप करोगे उस क्रॉस, उसको क्लियर हो गया बात। तो देयर इज अ वे, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, वो ऐसे विल नहीं है कि आपका विल आपकी बिल्कुल कार करीब पहुंच गई और आपने कहा कोई बात नहीं जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आपने ठा करके मारा, उसने ठा करके चुप के वो साइड में फेंका। ऐसा नहीं है, विल भी वहीं पे होती है जहां पे अकल होता है।
तो जहां अक्ल होगा वहां विल होगी, जहां विल होगा वहीं अक्ल होगी, और जहां अक्ल होगा वहीं विल होगी, और वहीं फिर रास्ते होंगे, वहीं वेज होंगे। ये लॉजिक है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि उसको भी कंपेयर करना है कि क्या सही है क्या गलत है। जरूरी है, इल्म यही है, दिमाग यही है कि वो ये जान सके कि ठीक क्या है और गलत क्या है। हक और बातिल की तमीज का नाम ही इंसान की तालीमात है। मेरा ख्याल है कि अगर आप हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकते तो फिर तालीम आपने हासिल नहीं की है, फिर आपके पास डिग्री हो सकती है लेकिन आप पढ़े लिखे जाहिलों में शुमार होंगे, पढ़े लिखे पढ़ों में शुमार नहीं होंगे। कहीं आपको अनपढ़ ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर बात करने का तरीका मैंने देखे हैं ज्यादा। कुछ पढ़े लिखे ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर अकल ही नहीं है कि बात क्या करनी है, किससे बात करनी है, कब करनी है, क्या नहीं करनी है, नहीं पता। खैर ये चीजें हैं। तो लॉजिक यूनिट मेरा ख्याल है मिसाल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश मेरी है कि मैं आपको जितना अपनी तरह से बेहतर कर सकूं, समझा सकूं, और जो हक बात है वो हम कन्वे कर सकें। जी, लॉजिक LU is the logic unit that perform the logic operations inside the computers. Logic operations means that compare the two values are more than 2 even, and it can compare the following 6 ways. 6 less than, greater than, less than or equal to, ये आ गया, और greater than or equal to, यानी इसमें या होता है या वो बराबर है या वो बड़ा है, या वो छोटा है या वो बराबर है, और ये बड़ा है और ये छोटा है, और ये इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर के नेक्स्ट, ये आ गया जी, मेरे शायद नजर नहीं आया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और उसके बाद नीचे आ जाता है जी CPU, और उसके बाद तीसरा पार्ट रजिस्टर। क्योंकि आपको बताया कि 3 ही पार्ट है, 2 वैसे पार्ट है। रजिस्टर को वैसे कुछ लोग बीच में शामिल करते हैं, कुछ नहीं करते, तो 2 पार्ट होते हैं, लेकिन आप इसको 2 कह लो या आप इसको 3 कह लो। तीसरा वैसे पार्ट मेरे मुताबिक तो है कि 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, यानी एक ALU होता है, एक CU होता है और एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर इज आल्सो पार्ट, लेकिन आप इसको 2 लिख लो तब भी ठीक है, रजिस्टर नहीं आप लेना चाहते तो ना लो इसके अंदर। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, एंड कंट्रोल यूनिट यानी CU इज द मैनेजर और सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर। इट डायरेक्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड कंप्यूटर्स, इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट करता है। इट टेल्स द अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट हाउ टू रिस्पॉन्ड। CU कैन परफॉर्म द 3 टास्क दैट विच आर फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। ये 3 तरह के काम करता है, यानी 3 काम करता है, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, जिसको FDE साइकिल भी आप लोग कहते हो। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज FDE साइकिल। तो FDE साइकिल इज अ फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, जिसके अंदर यानी कंप्यूटर को क्या काम है। यानी मैं आपसे चले अब इसको हम अपनी फिर कंप्यूटर से हम अपने ऊपर ले आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप ये बताओ जी कि 15 प्लस 25 कितना होता है, प्लस करें तो आपने यार 15 प्लस 25 40 सर। तो ये आपने क्या किया, थोड़ा बीच में पॉज आया ना हमको कैलकुलेट करने का। अच्छा 15 प्लस 25 तो हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने रिजल्ट दे दिया। अब सबसे पहले क्या हुआ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, आपने उसे क्या किया, सुना। ये जो सुनना है ना, ये फेचिंग है। आपने उसे सुना, फिर आपने उसे क्या किया, दिमाग में अच्छा बात है, इसे क्या कहा गया है कि 2 वैल्यूज हैं, एक 15 है, एक 25 है। आपको क्या करना है, उसको प्लस करना है। जो प्लस करना है ये प्रोसेस है। तो आपके दिमाग ने उसको क्या किया, जैसे कि रूल्स जिसको पता है उसने उसको आगे पीछे रखा, उसमें ऐड किया। 25 है, 15 का 5 उसमें ऐड कर दिया, 30 हो गया, 10 ऐड कर दिया तो 40 हो गया, 40 आपका आउटपुट आ गया, रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, 40 आपका आउटपुट है, ये एक्सिक्यूशन है। तो यानी 3 काम हो रहे हैं यहाँ पे, फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच करेगा, इंफॉर्मेशन को फेच करेगा, फिर उसको डीकोड करेगा। डीकोड का मतलब उसको अंडरस्टैंड करेगा, अपनी लैंग्वेज में लेकर जाए, डीकोड करेगा, और फिर उसको एग्जीक्यूशन करेगा। और एक चीज मैं आपको ऐसे कहूं कि जो आपको समझ भी ना आए, आउटपुट तो चीज का आएगा ना, आपको समझ आएगी। मैं पहले भी पिछली वीडियो में शायद बात कर चुका हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ सतासा नुन दे, तो जिसको बात समझ आएगी वो कहेगा आगे से कि जमा, आगे जो भी उसका नाम है, लेकिन इसको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, क्या देगा। इसका मतलब फेच कर लेना जरूरी है, लेकिन उसकी अगली जो बात है, आउटपुट तब आएगा, रिजल्ट तब आएगा जब उसी बात की आपको समझ लगेगी। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, सतासनुम दे, तुम्हारा नाम क्या है, आपको बात समझ नहीं लगी कि ये क्या बात है। अब मैंने कहा, मैंने उसको ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके मैंने दिया, इन्फॉर्मेशन आपके पास आई। अब आप उसको कहोगे कि जमा अली नुमदे आपका जो नाम है, तो आप उसका आंसर दोगे। इसका मतलब execution is only possible when you have a clear understanding about it. If you don't understand any particular thing, any particular instruction, any particular way you are talking about, it means that you can't do anything. You have no further option to proceed, right?
जरूरत इस बात की है कि आप उस चीज को समझो कि क्या हो रहा है। बात समझ आएगी तभी आप प्रोसीड कर पाओगे। तो कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरीके से कि वो क्या करता है, फेच करता है, उसको डिकोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। फेचिंग, अब फेचिंग के बारे में आगे लिखा हुआ भी है। अब आपको बात सही तरह पे समझ आ जाएगी। फेचिंग मींस रिसीविंग, यानी इन्फॉर्मेशन का रिसीव करना, जैसे कानों से आप आवाज सुनते हो तो आप फेच कर रहे हो, राइट। उसके बाद डिकोडिंग मींस अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द बाइनरी। अब आपको पता है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, तो कंप्यूटर तो अपनी लैंग्वेज में लेके जाएगा तो समझ आएगा कि ये सतासा नुमदे है या जमा कंप्यूटर नुमदे है, क्या है, यू नो। तो ये तभी आप बात उसको समझ पाएगा। लो जी, डिकोडिंग मींस अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू द बाइनरी एंड एक्सिक्यूटिंग मींस रनिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर रिक्वायर्ड आउटपुट। एक्सिक्यूशन का मतलब रन कर देना किसी चीज को उसके आउटपुट के लिए, ठीक हो गया। तो ये तीन काम कौन करवा रहा है, ये सीपीयू करवाता है। सीपीयू का सीयू पार्ट कराता है, कंट्रोल यूनिट। ये सुपरवाइजर है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज कंट्रोल कर, यानी कहां से इनपुट लेना है, कैसे प्रोसेस करवाना है, कैसे आउटपुट लेना है और कैसे आउटपुट किस डिवाइस को भेजना है, ये सारे का सारा कंट्रोल कौन करा रहा होता है, सीयू। जैसे एक फैक्ट्री या एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है ना, तो वो क्या कर रहा होता है कि उसका काम है जी रिसेप्शन पे अगर कोई बंदा आया तो वो फ्लोर मैनेजर है, तो वो चल फिर रहा है बाहर से, कस्टमर से उसको ग्रीट करेगा, अस्सलाम वालेकुम सर फरमाइए मैं आप क्या मदद कर सकता हूँ, आइए सर मैं आपको जो चीज़ चाहिए सर मैं आपको गाइड करता हूँ प्लीज आइएगा। तो वो अगला बता, अच्छा यार मुझे ना ये ब्रेड चाहिए थे, ये वो ये चाहिए था, जी सर मैं आपके लिए अरेंज करा देता हूँ, प्लीज आप यहाँ बैठ जाइएगा, सर कौन सी ब्रेड लेना चाहेंगे आगे, रुक जाइए। जैसे कस्टमर केयर के होते हैं तो वो आप कॉल करते हो तो यू फोन के कॉल कर दिया, जैसे हमारे ऑपरेटर्स हैं, यू फोन है, वो बिलिंग है, आपने कॉल की तो आगे से ऑपरेटर आगे से ग्रीट करता है, अस्सलाम वालेकुम दिस इज अली, मैं हाउ मे आई हेल्प यू सर। तो आगे से कोई लेडी बात करती है, अच्छा वो ना मेरा बैलेंस गुम हो गया था तो मैं ना सुबह से कॉल कर रही हूँ, तो वो ना आगे से बड़ा अजीब सा मैसेज आ रहा है, हालांकि मैंने 100 रुपए सुबह डलवाया था, तो वो जरा बताओ मुझे कहाँ खर्च हो गए। वो फिर कहता है जी मैं चेक कर लेता हूँ, मैं आपका नाम जान पाऊंगा, आप मुझे प्लीज अपना नाम बताइएगा। तो वो आगे से बताया जी मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, तो मैं बताएं जरा कहाँ पे मेरा ये खर्च हुआ है। तो वो फिर जी रुखसाना साहब आप मेरे से लाइन पे रहिएगा, मैं आपको अभी चेक करके बता देता हूँ। तो फिर वो रुखसाना साहब को जरा होल्ड कराता है, तो फिर वो चेक करता है, वो कहता है जी अच्छा आपने 100 रुपए का बैलेंस कराया था, जी बिल्कुल 100 रुपए का कराया था। अच्छा वो 100 रुपए का मिस रुखसाना जो आपने बैलेंस कराया था उसके अंदर ये था कि आपने जैसे बैलेंस कराया उसको 25 रुपए टैक्स करने के बाद 75 रुपीज आपके अकाउंट में आए थे, उससे पहले आपने लोन लिया हुआ था 35 रुपए आपके उसके कट गए, तो इधर पैसे, ये लोन कौन से लिया, मैंने तो लोन लिया ही नहीं है। मिस रुखसाना आपने लोन लिया था, ये आपने अब चेक करें स्टेट पर आपने लोन लिया था, तो आपने उसके बाद बैलेंस नहीं कराया, तो अब आपने बैलेंस कराया है 2-3 माह बाद, तो बैलेंस आपका वो उसमें डेबिट हुआ इतने कि आपने कॉल किया और ये आपने नेट इंटरनेट यूज किया है, तो जिसके अंदर आपके ये सारे एक्सपेंस या खर्चा जो है वो ये हुआ है। चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी भाई आपकी, ठीक है यू फोन कॉल करने का शुक्रिया अल्लाह हाफिज, या मोबाइलिंग कॉल करने का शुक्रिया अल्लाह हाफिज। ये जब मैंने कॉल सेंटर की जॉब की हुई है, अब उनको ये बात इस तरह पता होगी कि इस तरीके से वो डील होता है या इस तरीके से कस्टमर को डील, तो यानी ये एक काम है, यानी जो बंदा वहाँ ऑपरेटर बैठा हुआ है वो एक कंट्रोलर है, उसके साथ कस्टमर आके जरा सख्ती के साथ भी बात करेगा ना तो उसका सख्ती से बात नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल उसको ये बताता है कि आप कस्टमर के लिए बैठे हो भाई, आप उसके साथ सख्ती से बात नहीं कर सकते हो। कस्टमर आगे से उन्होंने की मसला है जरा बैलेंस नहीं ए हो गया तो ओ हो गया है, और फिर भी आपको आगे से जी सर मैं चेक कर लेता हूँ प्लीज मेरे से लाइन पे, और कितनी लाइन पे मैं रहना है, कितनी लाइन पे रहना है, मेरा बैलेंस चेक करता कितने गया है। तो आप उसको बड़े प्यार से ध्यान से आप उसे कहते हो सर जी बिल्कुल सर मैं माजर खा हूँ इसके लिए, आप मेरे साथ प्लीज लाइन पे रहिएगा, मैं अभी बिल्कुल आपको चेक करके अभी बता देता हूँ सर कि ये आपका बैलेंस कहाँ कटा है, प्लीज आप 1 मिनट के लिए आप होल्ड करना पसंद करें, कराओ होल्ड, तो फिर वो उसको होल्ड करा देता है। तो ये सारी चीजें आपका कंट्रोल आपको बताता है कि क्या करना है कब करना है, ये सारी चीजें तो इंसान के अंदर आप गौर करो तो ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसी आप यहाँ पे कर रहे हो। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आप आखिरी टॉपिक और वो है रजिस्टर्स के हवाले से। रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर इज द पर्सनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू। सीपीयू की जो अपनी एक तो होती है ना, एक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बाद फिर रैम आ जाती है, रैम के आगे फिर कैशे आ जाती है, कैशे के आगे सीपीयू है, सीपीयू की अपनी जाती मेमोरी भी होती है। तो जो सीपीयू की अपनी जाती मेमोरी है ना उसको रजिस्टर कहा जाता है, ठीक हो गया। और ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है। तो रजिस्टर इज द पर्सनल मेमोरी ऑफ सीपीयू, रजिस्टर कैन होल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसेस। आगे फिर इसके टाइप्स भी हैं, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किए क्योंकि 9th में ये शामिल नहीं है। मैं इसको फर्स्ट ईयर की इंशाल्लाह जो कंप्यूटर्स की सीरीज हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैं इसके ऊपर भी लॉन्ग एक टॉपिक आपके साथ बना के जरूर शेयर करूंगा, जिसमें आपको इसके सीपीयू जो रजिस्टर है इसके जो टाइप्स हैं फर्दर वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस की जाएंगी,
ठीक हो गया। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको जो है वो आप लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर लें डिसलाइक, और कमेंट्स में अपने जो है व्यूज़ और जो ख्यालात हैं उसको ज़रूर हमारे साथ इजहार कीजिए। हमारे लिए आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़, तख़य्युलात, ख्याल हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत अच्छा लगते हैं कमेंट्स वगैरह पढ़ के हमें। और बाकी ये कि वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह, और फ़ी अमानिल्लाह।